मैं शुरुआत करूंगा कुछ बड़ी खूबसूरत लाइन है उनसे। दुनिया में अंधेरा है, चिराग एक जला दो, सोती हुई दिल्ली को उठो फिर से उठा दो। मिलकर के भला क्या नहीं हो सकता बखूबी, आवाज में हर शख्स की आवाज मिला दो। हिंदू है न मुस्लिम है न सिख ईसाई, शैदा है वतन पर हम दुनिया को दिखा दो। मैं आज राजनिवास में तशरीफ लाए हुए सभी मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का पूरे दिल से एहतराम करता हूं। हज़रात, जब से मैंने दिल्ली के उपराज्यपाल का ओहदा संभाला है, तभी से ये मेरी कोशिश रही है कि राजनिवास के दरवाजे सभी के लिए खुले रहें। यहां पर सभी लोग आ सकें, अपनी बातों को रख सकें। यही वजह है कि मैं खुद को दिल्ली का उपराज्यपाल नहीं, हाकिम नहीं, बल्कि एक छोटा सा लोकल गार्जियन कहकर पुकारता हूं। राजनिवास के दरवाजे खोलकर सिलसिलेवार तरीके से इन मुलाकातों और आपको मदऊ करने का मकसद केवल इतना ही है कि हम अपने मसाइलों का यहां पर बैठकर उन्हें खत्म कर सकें, राय मशवरा कर सकें और दिल्ली की बेहतरी के लिए एक साथ मिलकर काम कर सकें। राजनिवास को आम लोगों के लिए खोलने का जो मैंने काम मई 2022 में किया था, उसका ये रिजल्ट है कि पिछले 18 महीनों में मेरी सीधे तरीके से लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों से मुलाकातें हुई। इसी हॉल के अंदर हुई हैं, कभी कभी बहुत बड़ी मीटिंग्स हुई तो लॉन्स में भी हुई। इसी संवाद, इसी गुफ्तगू को आज हमने एक और फॉर्मल रूप दे दिया है और ये सिलसिला जारी रहेगा। हज़रात, जैसा कि आप सभी को इल्म है कि दिल्ली न सिर्फ इस अजीम मुल्क का दारुल हुकूमत है, बल्कि हमारी एक खुशहाल और मुशर्रत विरासत की अमीन भी है। यहाँ की गंगा जमुना के दो आब में हमारी तहजीब परवान चढ़ी है और हम सभी बड़े हुए हैं। इसी यमुना के पानी में आपके बुजुर्गों ने कभी वजू भी किया होगा। आपने भी दिल्ली के कई दौर देखे होंगे। हजरात, जिस तरह के फूलों की खुशबू या महक का कोई रंग नहीं होता, वो महज खुशबू होती है, या बहते हुए पानी के झरने का या ठंडी हवाओं का कोई घर, कोई गांव या कोई वतन नहीं होता, या जिस तरह उभरते हुए सूरज की किरणों या एक मासूम बच्चे की मुस्कुराहट का कोई मजहब नहीं होता, उसी तरह दिल्ली की सरजमी कुदरत की तख्लीक का एक करिश्मा है। और इसको बनाने वाला क्योंकि न किसी एक मजहब का होता है, न किसी एक प्रांत का है, न किसी एक जाति का हुआ है। आपको मालूम ही होगा कि 1100वीं सदी में दिल्ली को पहला बसाने वाला व्यक्ति तोमर साम्राज्य से हुआ था। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान, दिल्ली सल्तनत, मुगल, अंग्रेज, सभी ने दिल्ली को अपने अपने ढंग से सजाया है, संवारा है। जिसकी जैसी चाह थी वैसे उसने दिल्ली को बनाया है। आजादी के बाद मुख्तलिफ सरकारों ने भी दिल्ली को सजाने संवारने के बहुत सारे काम किए हैं और पिछले 10 सालों से हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी, जो एक सियासतदान ही नहीं बल्कि एक अजीमतर इंसान भी हैं, उन्होंने भी दिल्ली को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए। अगर उसमें गिनाना चाहूं तो जैसे अभी हाल में यशु भूमि, मंडपम, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, कर्तव्य पथ, जैसे तमाम चीजों को दिल्ली में लाए और दिल्ली की खूबसूरती को बढ़ाया है।
और इसके बावजूद भी अगर मैं ये कहूं कि आज भी हमारा शहर तमाम मुश्किलों से घिरा हुआ है। अगर इसमें हम देखें, यमुना का प्रदूषण ये हमारे सबके सामने है। हर साल सर्दियों के आते ही हवा की यहाँ की क्या हालत हो जाती है सबको मालूम है। कूड़े कचरे से निपटने की समस्या, जो हमारे पास 3 पहाड़ हैं, दर साल पानी की किल्लत, ये सभी हमारी समस्याएं हैं और इन सब का हमें निदान भी चाहिए। मैंने दिल्ली में बहुत सारे काम करने की कोशिश की और बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी किया है। बात यहाँ पर हमारे इमामों की सैलरी की भी हो रही थी, तो मैं समझता हूँ कि जावेद साहब जो हमारे बड़े अजीज भी हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, उन्हें मालूम है कि उनकी सैलरी को, इमामों की सैलरी को दिलवाने के लिए कितनी मेहनत हुई, कितनी तकलीफें सही। जब कभी भी उन्होंने उसका जिक्र किया तो मेरी कोशिश हुई कि मैं सरकार से कहूं कि उनकी जेन्युइन डिमांड को पूरा करें और इनकी सैलरीज को रिलीज करें। लेकिन हर बार सरकार से नेगेटिव रिप्लाई ही मिलता रहा। उसके बारे में मैं जावेद साहब से हमेशा जिक्र भी करता रहा, लेकिन बहुत बहुत कोशिश करने के बाद लगभग 5 महीनों की सैलरी आप लोगों को मिल पाई। हालांकि मैंने वादा किया था कि मैं आपको 15 दिन में, जब आप बहुत सारे इमामों के साथ आए थे, कि 15 दिन में आपको दिला दूंगा। मुझे इस बात की शर्मिंदगी है कि मैं 15 दिन में नहीं करा पाया, और लेकिन मुझे करीब 3 हफ्ते लगे उसको आपको दिलाने में। जब आप कोई काम करते हैं और उसकी मुखालफत होती है तो बड़ी तकलीफ होती है। यही हाल दिल्ली का है। आप जब कभी भी किसी नेक काम को करने की कोशिश करते हैं तो उसमें रोड़े लटकाए जाते हैं। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि मुखालफत से मेरी शख्सियत निखरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूं और इसी को कहकर मैं आगे बढ़ जाता हूं और अपने सिलसिले को जारी रखता हूं। मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि मेरी ख्वाहिश है कि हम सभी मिलकर जितनी जल्द से जल्द हो सके दिल्ली को उसकी पुरानी रंगत में वापस ला सकें। इसका हमें प्रयास करना चाहिए, इसकी कोशिश करनी चाहिए और मुझे यकीन है कि आप सबका साथ हमें मिलेगा इस काम को करने का, और हम इसको करेंगे भी। मैंने कभी अपने को दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं समझा है और मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं तो एक छोटा सा तिनका हूं और तिनका होकर भी कोई बहुत बड़ा काम कर सकता है। उसी नजरिए से मैंने हमेशा हर चीज की कोशिश की है। और एक बहुत खूबसूरत सी बात है कि तिनका हूं तो क्या हुआ, वजूद है मेरा, उड़ उड़ के हवा का रुख तो बताता हूं। तो ये कोशिशें मेरी जारी रहेंगी और मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूं कि आपको मेरी तरफ से कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। यहां पर बहुत सारे बुजुर्गवार बैठे हैं। मेरा अपना मानना है कि उम्र में, ओहदे में कौन कितना बड़ा है उसका फर्क नहीं पड़ता है। सजदे में, लहजे में कौन कितना झुकता है उसका जरूर फर्क पड़ता है। तो मैं यहां पर जितने भी हमारे बुजुर्गवार बैठे हैं उनका सर झुकाकर सलाम करता हूं कि वो हमारे इस राजनिवास में आए। और जैसे मैंने कहा कि राजनिवास पहले कभी
एक परिवार का घर हुआ करता था, लेकिन आज राजनिवास दिल्ली के हर व्यक्ति का घर है और जहां पर हर व्यक्ति आ सकता है। और मैंने कहा कि जैसे कि 18 महीनों में लगभग 50,000 से ज्यादा लोग राजनिवास में आए हैं, उनसे मिले। मैं एक बात यहां पर और भी कहना चाहूंगा कि मेरी नीयत रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा नेक काम करूं, और अभी कुछ लोगों ने अपनी परेशानियों को बताया भी। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि उनकी परेशानियां मैंने अपने जहन में दर्ज कर ली हैं और मेरी कोशिश होगी कि उसका हल जरूर निकले। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कभी कभी जो कोर्ट्स में चलती हैं, जहां पर आपके हाथ बड़े तंग हो जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कैसे उन समस्याओं का हल किया जाए, ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और मैं इस बात से आपको फिर एक बार यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हूं कि हम उस काम को पूरी तरीके से कर सकें। मुझे जहां तक नेक काम करने का सवाल है, उस पर एक बहुत छोटी सी घटना याद आ रही है और मैं जरूर आपको सुनाना चाहूंगा। मैं श्रीनगर में था और उस वक्त मैं खादी कमीशन का चेयरमैन हुआ करता था, और वहां हमारे मंत्री उस वक्त कलराज मिश्रा जी हुआ करते थे, जो भी मेरे साथ वहां दिल्ली से गए थे, वो जो आज राजस्थान के गवर्नर हैं। 3 दिन का प्रोग्राम था और हम लोग जगह जगहों पर चरखे बांट रहे थे। 2 दिन प्रोग्राम्स बहुत अच्छे से चला। तीसरे दिन हम लोगों को बारामूला जाना था, जहां पर करीब 500 महिलाओं को चरखे दिए जाने थे। 10:30 बजे का कार्यक्रम था, 8 बजे निकलना था। 8 बजे ही के आसपास वहां से सिक्योरिटी का मैसेज आया कि वहां कुछ तकलीफें हैं, कुछ गोलियां चल रही हैं, तो इसलिए आप वहां ना आए। ठीक है, थोड़ी देर इंतजार करते रहे। मालूम पड़ा कि हां, कुछ टेररिस्ट थे, उनको मारा गया है और उसके बाद माहौल खराब है। और सिक्योरिटी का ये मैसेज था कि आप ना आए तो ही अच्छा है। लेकिन जब इस तरीके की बातें सब चल रही थी, तो जो हमारा ड्राइवर था वहां पर, महमूद मियां, मुझे याद है नाम आज उसका, उसने कहा साहब आपको जरूर जाना चाहिए वहां पर, आप बड़े नेक काम कर रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं किस सिलसिले में ये बात कह रहे हैं। खैर एनीवे, फाइनली जब मालूम पड़ा कि हाँ अब सब कुछ ठीक है, तो मैंने डिसाइड किया कि हम जाएंगे। हमारे मंत्री जी ने भी कहा कि ठीक है चलते हैं, लेकिन सिक्योरिटी ने कहा था कि आप सिर्फ 15 मिनट ही वहां रहेंगे, उससे ज्यादा आप समय नहीं गुजारेंगे। इसी वजह से हम वहां गए, लेकिन 15 मिनट की जगह 1.5 घंटे कार्यक्रम चला। शानदार कार्यक्रम हुआ, चरखे बांटे गए, लोग बहुत खुश थे, लौट कर आए। शाम को मैंने हमारी जितनी भी खादी की संस्थाएं थीं, उनको अपने गेस्ट हाउस में डिनर पे बुलाया था। सब लोग आए। ऐसे ही बातों बातों में ये कहा कि साहब आज जबकि माहौल इतना वहां खराब था, लेकिन फिर भी आप गए, लेकिन आपने बड़ा नेक काम किया, इसलिए कोई तकलीफ होने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मैं तो चरखे आज से नहीं 5 साल से बांट रहा हूं, हजारों चरखे बांट दिए, तो ऐसा कौन सा नेक काम मैंने कर दिया यहां पर? मेरा ड्राइवर भी यही कहता कि आप बड़ा नेक काम कर रहे हैं।
आपने भी कहा बड़ा नेक काम कर रहे हैं। तब उन्होंने मुझे बताया कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने अपनी बेटी फातिमा ज़ोहरा को शादी में 3 चीजें दी थी और उसमें एक चीज चरखा भी थी। मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं मुस्लिम उसका, जो उन्होंने मुझे कहा मैंने आपको बताया। और बोले इसी वजह से, सबको मालूम था कि आप यहां पर चरखे बांटने आ रहे हैं, तो उस कार्यक्रम को कोई डिस्टर्ब करेगा ही नहीं। और इसीलिए आपने जितने भी वहां पर कार्यक्रम किए जम्मू कश्मीर के, इतने पीसफुल हुए। तो कभी कभी आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिसको लोग याद रखते हैं। उन्होंने एक बात और कही, हमारी जो खादी संस्था के वहां के अध्यक्ष थे, कि जब 91-92 में मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर में पीक पे थी, तो उस वक्त भी किसी एक भी खादी संस्था के ऊपर कभी अटैक नहीं हुआ। ये भी एक मेरे लिए हैरत की बात थी। मेरा कहने का मकसद ये है कि इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए, और अगर नीयत साफ है तो परवरदिगार आपके साथ हमेशा होता है। बहुत से कामों में आपको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपने सच्ची भावना के साथ उस काम को अंजाम देने की कोशिश की है, तो वो भी जो है अच्छे काम में ही कबूल की जाती है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आपने दिल से अपनी बातों को यहां कहा। हालांकि मैं चाहता था कि और भी लोग बोलें, अपनी अपनी बातें कहें, और जिन्होंने अपनी तकलीफों को मुझे कहा है, आप हैं जो भी लोग हैं, मैंने आपसे कहा कि हमारे सेक्रेटरी उसको नोट कर रही थी हर चीज को, और हमारी कोशिश होगी कि उन सभी मसलों को हल करें, मिलजुल के हल करें, उठ बैठ के हल करें। और दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका हल जो है नहीं निकाला जा सकता। फर्क इतना होता है कि हम किस नजरिए से उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब 2 कदम हम चलते हैं, 2 कदम आप चलते हैं, तो मंजिल हमेशा हासिल होती है। मेरी कोशिश होगी कि जो भी समस्याएं मुझे आज कही गई हैं, हालांकि बहुत कम लोगों ने बहुत कम बातें कही हैं, मैं तो सोच रहा था कि बहुत सारी बातें मुझसे कही जाएंगी। अच्छा, सॉरी, लेकिन फिर भी हम दोबारा मिलेंगे और ये सिलसिला जारी रहेगा। और मैं इस बात को यकीन दिलाना चाहता हूं आप सबको, और खासतौर से हाफिज साहब, जहां हमारे जावेद साहब बैठे हुए, उनके माध्यम से, कि मैं आपका अपना हूं यहां पर, और आपकी हर तकलीफ मेरी है, और उसे सॉल्व करना मेरी जिम्मेदारी है। इमामों की सैलरी का सवाल है, उसके लिए भी मैं आपसे वादा करता हूं कि हम उसको जरूर करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि जर्रे जर्रे पर खुदा की निगाह करम है, न तुम पर ज्यादा न हम पर कम है।